नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या आपकी मेंटोर और गाइड आप सभी का स्वागत करती हूं सिविल्स डेली के इस खास प्रोग्राम में, जहां हम कवर करने जा रहे हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। तो इस मुहिम के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप तक फिल्टर करके सिर्फ उन मुद्दों को, उन इंपॉर्टेंट चीजों को ही आप तक पहुंचाएं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट हो। यानी जो कुछ भी इररेलीवेंट है हम उसे फिल्टर करके पीछे छोड़ देंगे और आप तक डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही पहुंचेगी। तो जुड़िए हमारे साथ सीडी यूट्यूब डेली रिचुअल्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ इनिशिएटिव्स। जैसे कि प्रीलिम्स लेवल पर हम डील करेंगे एमसीक्यूज को विद स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजीज एंड एक्सप्लेनेशंस। वहीं मेंस और प्रीलिम्स को हम डायरेक्ट लेकर साथ में भी चलेंगे, जहां हम आपके लिए लाए हैं 3 डिफरेंट इनिशिएटिव्स। जैसे कि सबसे पहले है स्पेसिफिक करंट अफेयर एनालिसिस, जो कि डेली बेसिस पर मैं लेती हूं, एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस जो कि सिद्धार्थ सर लेते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सप्लेनर जो कि अंजुम सर लेते हैं। इन तीनों ही इनिशिएटिव्स के थ्रू हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक टॉपिक से रिलेटेड इंसाइट और एनालिसिस पहुंचा सकें, जिससे आप आराम से बैठकर उसके अपनी नोट्स बनाएं, उसे पढ़ाई करें और एग्जाम में एक्सेल भी करें। इतना ही नहीं बल्कि प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों लेवल्स को कंबाइन करते हुए आपकी तैयारी करने के लिए हम ला रहे हैं आपके लिए वीकली वेबिनार्स विद नन अदर देन आवर यूपीएससी सीएससी टॉपर्स, जो आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने फॉलो की, क्या स्केड्यूल उन्होंने अप्लाई किया, क्या क्या सोर्सेज उनकी थी एंड गाइडेंस उन्हें कहाँ से मिली। ठीक है, ये सारी जानकारी आप तक लेकर आ रहे हैं हम। तो जुड़े रहिए हमारे साथ YouTube रिचुअल्स पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आज की खबरों का सिलसिला। हमारी सबसे पहली न्यूज है पार्लियामेंट क्लियर्स फार्म लॉज रिपील बिल विदाउट अ डिबेट। देखिए, ये न्यूज पिछले कई दिनों से लगातार बनी हुई है। ठीक है, फार्म लॉज जो थे, 3 इंपॉर्टेंट कंटेंशियस फार्म लॉज जो थे, उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है, एंड दैट टू विदाउट एनी डिबेट। बहुत दिनों से पहले तो मोदी जी ने ये चीज आकर के बताई कि हम फार्म लॉज वापस ले रहे हैं, सभी किसान अपने अपने घर को चले जाएं, वापस लौट जाएं। उसके बाद किसान जो थे उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे सिर्फ आपके बोलने से नहीं होता, आप हमें रिटर्न में दीजिए, आप इससे रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो भी पूरी करिए। उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट डे हमें न्यूज मिली कि विंटर सेशन के सबसे पहले दिन ही इस पर काम होगा। बेसिकली जीएस पेपर 2 का ये पूरा का पूरा इशू बनता है मेंस में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड फार्म लॉज के क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे, मैंने ये सब कुछ आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए। ठीक है, और वहां से अपनी नोट्स आप बना सकते हैं। बहुत इजी और सरल भाषा में हमने एमएसपी डील किया है, मुद्दा क्या था हमने ये डील किया है। ओके, और जो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक नया जो एक जिससे कि क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है प्रीलिम्स लेवल पर, काफी हद तक चांसेस हैं। ठीक है, वो ये है इसके रिपील के प्रोसेस के बारे में। ठीक है, मींस व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिपीलिंग अ लॉ और अ बिल इन दी पार्लियामेंट, व्हाट इज द होल प्रोसेस। तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को जानना समझना चाहते हैं तो आप अंजुम सर द्वारा लिया गया ये एक्सप्लेनर देख सकते हैं। एक्सप्लेनर वीडियो है ये, इसमें बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान तरीके से बताया गया कि हाउ गवर्नमेंट कैन रिपील एनी लॉ। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस यहां भी डिस्कस हुआ है, इसको आप प्लीज देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। और आज के न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो कुछ भी ऐसा खास नहीं, सिर्फ ये खबर इसमें है कि आज की डेट में, यानी कि सॉरी कल की डेट में, ये बिल जो है ये वापस ले लिया गया है, रिपील किया जा चुका है, दैट टू विदाउट अ डिबेट। कोई चर्चा नहीं हुई इस पे, कोई डिबेट नहीं हुआ और सहमति के साथ ये बिल जो है ये वापस ले लिया गया। आप अगर न्यूज में बने होंगे तो आपने देखा होगा कि जब ये बिल पास हुआ था तो कितना हंगामा क्रिएट हुआ था इस बिल के ऊपर, लेकिन उतनी ही जितना हंगामा इसके पास होने पर था उतनी ही शांति के साथ इस बिल को वापस कर लिया गया है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि किसानों की जीत भी हुई है, जनता की जीत हुई है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
हमारी जो दूसरी खबर है वो है पर कैपिटा आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है, जिसमें कि डिक्लाइन हुआ है, ये रिपोर्ट आई है। जीएस पेपर 3 से तो खैर रिलेट करता ही है हेल्थ वाला इशू। हमारे प्रीलिम्स का जब भी हम बात करते हैं ना, तो जो ये डेटाज होते हैं ये हमारे प्रीलिम्स लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की भी रिपोर्ट देखी थी, ठीक है, और जो हमारा एनएफएचएस रिपोर्ट था वो तो खैर हम देख ही रहे थे। बट एक और रिपोर्ट जुड़ गई, दैट इज पर कैपिटा आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर की, जिसमें बात की गई है नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स की ये रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट आई है हमारी 2017 और 18 की रिपोर्ट है। ये रिलीज कौन करता है? रिलीजिंग ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी कभी आपसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में कि बताइए ये कितना हो गया, राइट, कितना डिक्लाइन हुआ, 48 पहले था तो अभी 64 हुआ कि नहीं, ये आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी हमेशा वो एरियाज को स्पेसिफाई करेगा या उन एरियाज को टारगेट करेगा जहां आपकी नजर नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपकी उन मुद्दों पर नजर डालने के लिए ही बनी हुई हूँ आपके साथ। तो देखिए इसका प्लीज ये देख लीजिएगा, रिलीज्ड बाय हूम, इट हैज बीन रिलीज्ड बाय हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी, ठीक है, इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की है। और दो मुद्दों पर की बात की गई है मुख्यतः इस पूरी रिपोर्ट में, टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिपोर्ट। फर्स्ट was out of pocket expenditure and the second was foreign aid for health, and both these things they have declined, right? So from mains perspective if we see कि भाई इससे मेंस में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो मेंस में ये आ सकता है कि व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस, राइट? ये जो दोनों ही हमारे पैरामीटर्स डिक्लाइन हुए हैं, व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट? This could be a probable mains question, and along with this impact you could also be asked to suggest a way forward or give your own views kind of thing। तो दोनों में हमने सेम ही चीज लिखनी है, राइट? अब देखो बात ये है यहाँ पर कि जो ये पूरी रिपोर्ट है ये तो मतलब इसके बारे में बताया ही गया हमें, कितना डिक्लाइन हुआ वो भी देख लेते हैं। तो जहां 64.2% था, कब? 2013-14 में, ठीक है, 64.2% जो हमारा ये आंकड़ा था इससे पहले वाली रिपोर्ट में, दैट वाज फ्रॉम 2013-14 एंड इट हैज डिक्लाइंड अप टू द लेवल ऑफ 48.8% इन 17 एंड 18, ठीक है। तो ये देख लेना है। दूसरी चीज ये कि ये जो रिपोर्ट थी हमारी, एस्टिमेट जो आया था हमारा, ये फिफ्थ रिपोर्ट थी, कॉन्जिक्यूटिव एनएचए रिपोर्ट इसको हम बोलते हैं। इट वाज फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव एनएचए रिपोर्ट, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो है बेसिकली रीजंस भी दिए गए हैं, स्पेसिफाइड हैं रीजन कि क्यों ये डिक्लाइन हुआ। तो इस रिपोर्ट का ये मानना है कि दिस डिक्लाइन वाज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन यूटिलाइजेशन एंड रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, यानी कि कहीं ना कहीं जो यूटिलाइजेशन था और जो रिडक्शन हुआ था कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में, उसके बढ़ने की वजह से, ठीक है, मतलब कि यूटिलाइजेशन बढ़ा, जो हमारा यूटिलाइज हो रहा था, ठीक है, यूज हो रहा था, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से, ठीक है, यूटिलाइजेशन वाज बीइंग इंक्रीज्ड एंड रिडक्शन वाज इन कॉस्ट सर्विसेज, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। इन दो मेन रीजंस की वजह से दिस डिक्लाइन हैपन एज पर दिस रिपोर्ट, ओके। ऑल्सो इसमें बात ये भी की गई है कि जो गवर्नमेंट सपोर्ट है बेसिकली वो भी दिया जा रहा है इसमें परमानेंट। एंड देन आप देख सकते हो जो भी मैंने एरियाज हाईलाइट किए हैं इसमें, आप उसको प्लीज एक बार सरसरी निगाह से गो थ्रू कर लेना, जिससे कि इससे कुछ छूटे ना। एंड ऑल्सो जो शेयर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ, ठीक है, इसकी भी बात की गई है यहाँ लास्ट पैरा में। आप एक बार देख लेना कि क्या क्या हमारे जो सोशल सिक्योरिटी वो थे, एक्सपेंडिचर्स थे, उन पर क्या क्या कहा गया, उसमें क्या क्या बेसिकली इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स social health insurance program, government financed health insurance scheme, medical reimbursements made to government employees, ठीक है। और ये सारी ही चीजें हमारी इंक्रीज हुई हैं। क्या हुआ है इन्हें? इनके में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिपोर्ट। लेट्स मूव टू द
नेक्स्ट न्यूज हेडलाइंस एंड नेक्स्ट न्यूज हमारी हेडलाइन है इंडियन ओरिजिन पराग अग्रवाल। मिस्टर पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बनाया गया है। ट्विटर के सीईओ इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे जैक डॉर्सी साहब, राइट? He was earlier the Twitter CEO, and now Parag Agarwal has been appointed as the CEO of Twitter. He is replacing Mr. Jack Dorsey. देखो, थोड़ा सा पराग अग्रवाल के बारे में आप पढ़ सकते हो, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और क्या रीज़न है बेसिकली, जो कि जैक डॉर्सी जो हैं, जो कि पहले फाउंडर थे, देन सीईओ थे, देन इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो पराग अग्रवाल को दी है। एक बहुत बड़ा ये कह सकते हो आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, दैट somebody from Indian origin, okay, he is like he has been appointed at being the CEO of Twitter। Twitter social media handle जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, राइट? तो इसका है, एंड दिस इज द थिंग। कुछ रीजंस भी दिए हैं, कुछ पर्सनल बातें भी बताई हैं जैक डॉर्सी साहब ने कि व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड अपॉइंटिंग पराग अग्रवाल, तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? अदरवाइज इंस्पायरिंग स्टोरी है, एंड ही वाज एन आईआईटी बॉम्बे अलुमनाई। आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने अपनी पढ़ाई की हुई थी, राइट? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। नाम इंपॉर्टेंट है तो नाम ध्यान में रखिएगा, कौन आया कौन गया दोनों ही नाम, राइट? चलिए आगे चलते हैं। हमारी अगली खबर है कि 12 राज्यसभा एमपीज हैज बीन सस्पेंडेड फॉर मिसकंडक्ट। जी हाँ, 12 जो एमपीज थे, जिनमें से 6 डायरेक्टली कांग्रेस के थे और बाकी कुछ शिवसेना के थे, ओके, कुछ तृणमूल कांग्रेस के थे, ऐसे करके 12 एमपीज को सस्पेंड किया गया। अब देखिए, ये पूरा जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा था लास्ट सेशन का। विंटर सेशन कल से ही शुरू हुआ है, बट ये जो सस्पेंशन हुई है, ये हुई है बिकॉज ऑफ दी हम कह सकते हैं मिसकंडक्ट या इमैच्योर बिहेवियर या मिसबिहेवियर का, विच हैज हैपेंड इन दी मॉनसून सेशन लास्ट डे, ठीक है? तो अगेन जीएस पेपर 2 का इंपॉर्टेंट इशू है, इंपॉर्टेंट मुद्दा, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखिए, न्यूज बहुत छोटी सी है ना, लेकिन इस न्यूज से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें रूल्स ऑफ राज्यसभा या रूल्स ऑफ पार्लियामेंट भी हमें समझना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एज राज्यसभा मेंबर्स हैज बीन सस्पेंडेड। सस्पेंशन हमेशा होती थी, बट मोस्टली कई बार जो है लोकसभा से होती थी, बट इस बार कहीं ना कहीं राज्यसभा से मेंबर्स सस्पेंड किए गए हैं। और ये जो मेंबर्स सस्पेंड किए गए, इन्हें पूरे के पूरे विंटर सीजन या विंटर सेशन के लिए, हम कह सकते हैं पार्लियामेंट में जैसे सेशंस होते हैं, तो विंटर सेशन के लिए ही इन्हें पूरा सस्पेंड कर दिया गया है। बट सस्पेंड किया गया अंडर विच रूल? क्या ये रूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? क्या ये रूल हमारे कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर एंड कोड ऑफ बिजनेस है राज्यसभा का या पार्लियामेंट का, उसमें मेंशन है? कहाँ मेंशन है? ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से यूपीएससी आपको क्वेश्चन देगा। सो जो ये सस्पेंशन हुई है, ये रूल 256 और 255 के भी तहत हुई है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा, ठीक है? मैनुअल होगी जो राज्यसभा की, रूल बुक होगी जो, उसमें रूल नंबर 256 के तहत ये सस्पेंशन हुई है। अब देखिए, ये जो रूल है ना, ये पहले भी 13 टाइम्स यूज हो चुका है। कितने टाइम्स? 13 टाइम्स इन द पास्ट इन ऑर्डर टू सस्पेंड 26 मेंबर्स। और कई मेंबर्स तो ऐसे भी हैं जिनको मल्टीपल टाइम सस्पेंशन दिया गया है, एंड दिस इज बीइंग यूज सिंस 1962, ठीक है? और सेम इसी रूल के तहत 2 पार्लियामेंट के मेंबर्स को टर्मिनेट तक कर दिया गया था अंडर द सेम रूल इन 2010, ठीक है? तो यहां से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या इस रूल को पहले अप्लाई किया गया है, क्या इस रूल के अंडर टर्मिनेशन हो सकता है, ठीक है? कब इस रूल को पहली बार यूज किया गया था, एंड हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन यूज टू सस्पेंड दी एमपीज। अब टाइम्स में आपके साथ 13 टाइम्स है, तो वो मे बी 15 दे सकता है, 20 दे सकता है, या 3 टाइम्स दे सकता है, वो कुछ भी चेंजेस आपको यूपीएससी कर सकता है। तो you have to pay attention to these specific areas. What were the times? What was the year in which it was implemented first time? Can anybody be terminated under the same rule? ठीक है?
ये जो 4-5 चीजें हैं, ये प्लीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक देख लीजिएगा। अब देखिए बात आती है कि देयर इज नॉट ओनली वन रूल, ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट राज्यसभा, देयर आर बेसिकली 2 रूल्स। पहला तो हमारा 256 है और दूसरा हमारा 255 है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट लोकसभा, जो कि पहले सस्पेंशंस हो चुकी हैं, तो उस केस में कौन से रूल्स यूज होते हैं। रूल नंबर आपको मुझे बताना है और उस रूल नंबर में क्या लिखा है ये आपको मुझे बताना है। कहां पर? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अगर आप ये मुझे बताओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको भी याद रहेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, यूपीएससी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। हो सकता है यूपीएससी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछे ही ना, यूपीएससी आपको उठा के लोकसभा से पूछ दे, राइट। तो अगर इन केस वो सिचुएशन आती है तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं पता है तो आप मुझे गूगल करके भी बता सकते हैं, ओके। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। लेट मी सी कि कितने लोग जो है इसका काउंट रख रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, ओके। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि 256 क्या कहता है। सो जो रूल 256 है, इट प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स, जबकि रूल 255 मैंने आपको बताया था, जो रूल 255 है दैट प्रोवाइड्स फॉर लेसर पनिशमेंट, ओके। रूल 256 में हार्ड पनिशमेंट है, रूल 255 में लेसर पनिशमेंट है। ये भी प्लीज याद रखना क्योंकि हो सकता है ये भी इंटरचेंज करके आपसे यूपीएससी पूछ दे। अब देखिए रूल 256 में क्या होता है, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इफ ही डीम्स इट नेसेसरी, ही सस्पेंड्स अ मेंबर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। यानी कि वो जितना सेशन बचा है, जैसे कि यहाँ पहले दिन ही हो गया, राइट, विंटर सेशन के पहले दिन हो गया, तो अब जो मैक्सिमम सस्पेंशन है ना, वो अप टू दी विंटर सेशन ही रहेगा, उससे अधिक नहीं हो सकता, सिर्फ उसी सेशन तक मान्य होगा। हाँ, अगर यही चीज मान लो इन्होंने अभी से 15 दिन या 10 दिन या 5 दिन बाद किया होता, तो जो बचा हुआ टाइम पीरियड होता ही ये उस तक ही सस्पेंशन लागू होता, ओके। और चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है इसके लिए, थोड़ी सी इसकी हम और भी एस्पेक्ट्स की डिस्कशन करेंगे। सो प्रोसीजर क्या है इनका राज्यसभा में, ओके। सो क्या है कि अंडर रूल 255 जो विड्रॉल ऑफ मेंबर्स हैं ऑफ द जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन किसी को डायरेक्ट कर सकते हैं टू एनी मेंबर whose conduct in his opinion is grossly disorderly to withdraw immediately। यानी कि अगर चेयरमैन को ये लगता है कि भाई XYZ पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनके द्वारा मिसकंडक्ट हो जाने, ऐसा उन्हें अगर फील होता है कि इनका कंडक्ट सही नहीं है, तो वो अपने ओपिनियन में उनको तुरंत ही ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई आप अभी के अभी इसको विड्रॉ करिए, राइट। कि आप जो है, या आप अब ऐसा करिए, आप अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए फ्रॉम द काउंसिल, और जिस भी मेंबर को ये आदेश दिया जाता है उनको उसी वक्त फोर्थ विथ उसी टाइम से अपने आप को सस्पेंड करना पड़ता है फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये होता है रूल 255 के अंडर, मतलब ये कि आप खुद को ही एब्सेंट मान लो, तो उसमें ये होगा कि भाई आपकी भी बेइज्जती नहीं होगी, और ठीक है आपके लिए भी सही है, ऐसा करो आप खुद ही घर बैठ जाओ, इतने दिन की छुट्टी पे चले जाओ एंड मेक योरसेल्फ एब्सेंट, ओके। अब यहाँ पर ये है कि जो चेयरमैन है वो डायरेक्ट कर सकता है, राइट, लेकिन जो स्पीकर है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे चेयरमैन और स्पीकर को अगर हम लेकर चलें, तो जो चेयरमैन है ही डज नॉट हैव द पावर टू सस्पेंड अ मेंबर। वो आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट आपको ये नहीं कह सकते कि चलो भाई तुम जाओ, दफा हो यहाँ से, मैंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया, नहीं, लेकिन स्पीकर कर सकते हैं और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो चेयरमैन वाले केस में होता है कि चेयरमैन डायरेक्ट कर देते हैं, एक मोशन निकल कर आता है, ठीक है, और टर्मिनेट करने के लिए, जो सस्पेंशन टर्मिनेट करनी है उस पूरी चीज का के लिए एक मोशन निकाला जाता है और वो पास होता है, तो फिर वो हो जाते हैं, ओके। अब देखो एक और चीज है, जो चेयरमैन है he may name a member who disregards the authority of the chair or abuses the rules of the council
बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस। वो किसी भी उस मेंबर का नाम दे सकते हैं। चेयरमैन को ये अधिकार है कि भाई वो नाम दे सकते हैं। हाँ, वो सस्पेंड नहीं कर सकते, बट वो किसी को भी नाम निकाल कर दे सकते हैं। ओके, और अगर ऐसा होता है तो ये हुआ क्योंकि देखो मॉनसून सेशन में क्या हुआ था, लोगों ने हाथ से लेकर के पेपर फाड़ दिए थे, ठीक है, रकस क्रिएट किया गया था। तो इन सब चीजों के आधार पर उन्होंने नाम दिया एंड नाउ दे हैव बीन सस्पेंडेड। और इस सिचुएशन में जो हाउस होता है उसे एक मोशन निकालना पड़ता है फॉर सस्पेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। देखो ये क्वेश्चंस जो है ना कि अपॉइंटमेंट किस डेट से किस डेट तक है, ओके, एक ये क्वेश्चन। दूसरा कि जो मतलब अगर सस्पेंशन हो रही है तो वो किस डेट से किस डेट तक रहेगी, ये चीजें। दीज आर द एरियाज विच वी नीड टू फोकस, क्योंकि यहीं पर जो है यूपीएससी हमसे गेम कर जाएगा। ओके, हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आरबीआई आउस्ट रिलायंस कैपिटल बोर्ड ऑन गवर्नेंस कंसर्न। अनिल धीरूभाई अंबानी जी की ये कंपनी है रिलायंस, ठीक है, और हुआ ये है कि आरबीआई ने सुपरसीड कर लिया है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को, जो कि इन्होंने वेलकम भी किया है, बोला भी है कि हम कोऑपरेट करेंगे आरबीआई के साथ। और ये ऑफिसर हैं नागेश्वर राव वाई, ओके, इनको अपॉइंट किया गया है एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंपनी ऑफ रिलायंस। यानी कि अभी तक जिस जो सीईओ की पोजीशन पर थे अनिल धीरूभाई अंबानी, उनको रिमूव कर दिया गया है और अब जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है किसे, नागेश्वर राव वाई को। जो मतलब ये हुआ है, ये दिस इज द थर्ड बेसिकली कंपनी, कंपनी तो नहीं, एनबीएफसी कह सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है एनबीएफसी को। तो दिस इज द थर्ड कंपनी। विच आर दी अदर टू कंपनीज, तो ये ऑलरेडी चल रहा है काफी। जो हमारी पहली कंपनी है वो है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके, और जो हमारी दूसरी कंपनी है वो है श्रेय ग्रुप फर्म्स, ठीक है। ये दो कंपनीज ऐसी हैं जिन पर ऑलरेडी ये प्रोसेस अप्लाई है। और जो डीएचएफएल है इसको अक्वायर कर लिया है अब किसने, पिरामल ग्रुप ने, ठीक है। और ये डेट्स को लेकर के ये पूरा मुद्दा उठा है, बट ठीक है, मतलब अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग ये सीन है। देखते हैं आगे क्या होता है। आई एम श्योर ये न्यूज़ भी आगे जाके थोड़ी सी फॉलो अप होने वाली है अगले एक दो दिनों में। अच्छा, जो ये नागेश्वर राव वाई सर हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। मींस ही इज फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओके। तो ये चीजें थोड़ी सी बस हमें ध्यान में रखनी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी रूल 2019 के तहत ये रिजोल्यूशन लिया गया है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे, ठीक है, ईरान जो है ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर के ये पूरा मुद्दा है, जीएस पेपर 2 का मुद्दा है, ओके। देखिए कई दिनों से ये न्यूज भी ली जा रही है एंड आई वाज वेटिंग कि ठीक है एक दिन इसको उठाते हैं और कंप्लीट करते हैं पूरा कुछ, क्योंकि इसकी हमें हिस्ट्री भी जानना है, वर्तमान में क्या चल रहा है वो भी जानना है। तो देखो क्या हुआ है कि ईरान न्यूक्लियर डील का जो मुद्दा है इसको लेकर के ये खबर आई है, राइट। आप हेडलाइंस देख सकते हैं दैट ईरान डिटरमाइंड टू सॉल्वेज न्यूक्लियर डील एज टॉक्स रिज्यूम। इसकी जो ये जो पूरी टॉक्स थी ना ये रुक गई थी जून में, राइट, लास्ट जून में ये चीजें रुक गई थी कहीं ना कहीं, और अब इसको वापस से ऑन ट्रैक लिया गया है, ठीक है। नेगोशिएशंस हो रहे थे जो बेसिकली ईरान न्यूक्लियर डील पर P5+1 कंट्रीज के रिगार्डिंग, अभी हम उस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ है कि ईरान ने नेगोशिएशंस जो पॉज कर दिए थे अपनी तरफ से जून में, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ अल्ट्रा कंजर्वेटिव न्यू प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। ये प्रेसिडेंट है इनके, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके, तो इनका नाम याद रखिएगा। अब हुआ ये है कि ये जो पूरी की पूरी वो है ना, ऐसा नहीं है, जब इब्राहिम रईसी जो है वो प्रेसिडेंट हो गए थे उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी बार अपील डाली कि यार चलो टॉक फिर से स्टार्ट करते हैं, इसको रफा दफा करते हैं, करके खत्म करते हैं, ठीक है।
लेकिन इनका ये कहना था कि इन्होंने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया। क्या क्या इन्होंने इग्नोर कर दिया, और फाइनली अगस्त के बाद, ठीक है, इन्होंने रईसी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं भाई कि फिर से इन चीजों को शुरू करते हैं, एंड नाउ ईरान इज ओपन टू टॉक्स। तो अब फाइनली ये चीजें हो रही हैं। अब देखो क्या है कि चेयर कर कौन रहा है इस पूरी डील को, जो है कौन चेयर कर रहा है, तो वो है हमारे यूरोपियन यूनियन। इट इज चेयरिंग द टॉक्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक द JCPOA. What is now JCPOA? So JCPOA is Joint Comprehensive Plan of Action, ठीक है। और अब हम जानेंगे इस पूरे मुद्दे से, जो हमारा एक्चुअली इस न्यूज से जो मुद्दा निकल के आ रहा है ना, वो हमारा JCPOA से ही रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन हमें JCPOA से ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको हम JCPOA भी कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, बेसिकली दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जैसा कि आप इस मैप में दे सकते हैं। इसके मेंबर्स, ठीक है, दिस इज ईरान, एंड जो ये डील चल रही है इसके, ये ईरान के साथ चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया है, यूके है और यूएस है। यानी कि इतनी सारी कंट्रीज के साथ इनकी बात हो रही है। एंड व्हाट इज JCPOA? सो JCPOA इज एन अग्रीमेंट on the Iranian nuclear program reached in Vienna on 14th July 2015. Between whom? Between Iran and P5+1, that is the 5 permanent members of United Nations Council +1. Okay, और +1 में हमारा है जर्मनी। ऑल राइट। अब देखिए हुआ ये कि 1970s में, 1970 में ईरान को असिस्टेंस मिली, किससे? न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, नन अदर देन यूएस से। यूनाइटेड स्टेट्स ने असिस्टेंस दी ईरान को 1978 में, एंड दिस वाज एज द पार्ट ऑफ एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम, ठीक है। एटम फॉर पीस प्रोग्राम के अंडर जो है ये असिस्टेंस दी गई। अब जो उस टाइम पे शाह थे ईरान के, ओके, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो, मतलब जो मेन ट्रीटी उन्होंने साइन की वो हमारी थी NPT की, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी, और ये साइन हुआ इनका 1968 से। मतलब आप देख लीजिए ये मुद्दा कब से चला आ रहा है, ओके। and as a non-nuclear weapon state ratified the NPT in 1970, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है NPT, किसी दिन इसको भी हम उठाएंगे डिटेल में। सो अभी के लिए सिर्फ आप ये जान लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ था और NPT को रेटिफाइड भी कर दिया। ये सब कुछ तब चेंज हुआ जब ईरान में रिवॉल्यूशन आया, और इस रिवॉल्यूशन ने कंट्री का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको उठा के फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि भाई वो डिसएरे कर दिया। फेंकना तो सही वर्ड नहीं है, बट हाँ, दे सेंट इट इनटू द डिसएरे, क्योंकि मेनी टैलेंटेड साइंटिस्ट जो थे वो देश छोड़कर चले गए, और जो न्यू रिजीम आई that was openly hostile towards the US and thus ended any hope for assistance from them. मतलब कि US ने इनके साथ डील की, राइट, एटम्स ऑफ पीस डील हुई, इसके तहत इन्होंने NPT साइन की। NPT साइन करने के बाद ये नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया और रेटिफाई भी कर दिया। लेकिन जैसे ही इनके रिवॉल्यूशन आया, इन्होंने उठा करके इस पूरी की पूरी डील को साइड में रख दिया। और क्यों रखा? क्योंकि इनके साइंटिस्ट जो हैं वो देश छोड़कर चले गए। अब जो ये नई रिजीम लेकर आए इसके बाद, वो उल्टा यूएस के ही अगेंस्ट हो गई, ठीक है। और इन्होंने जितने भी असिस्टेंस जो इन्हें यूएस से मिल रहे थे वो मिलने बेसिकली बंद हो गए, ऑलराइट। और लेट 1980s में ईरान ने वापस से रीइंस्टेट किया इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। किसकी असिस्टेंस से? भाई साहब यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर हमारा आया, पाकिस्तान, ठीक है, जिसके साथ ईरान बायलैटरल अग्रीमेंट में गया 1992 में। देन पाकिस्तान के साथ साथ इसमें थे चाइना। पाकिस्तान होगा तो चाइना कैसे नहीं होंगे? सो विच हैपेंड इन 1990, और उसके साथ साथ एक और देश था, दैट इज रशिया, विच डिड द सेम इन 1992 एंड 95 फ्रॉम द AQ खान नेटवर्क। अब देखो यूएस के अच्छे रिलेशंस, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं नहीं, किसके साथ? चाइना और रशिया के साथ। या हम खुले में कह सकते हैं कि यूएस का के जो मेन राइवल्स हैं वो हैं हमारे चाइना और रशिया। बट यहाँ पर पाकिस्तान भी साथ में हो लिए।
अब हुआ ये कि ऑल्दो ईरान स्टार्टेड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज फॉर पीसफुल पर्पसेस, लेकिन जो वेस्टर्न पावर था और जो उनके एलाइज थे, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी, उन्होंने इन्हें सस्पेक्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, और उनका ये कहना था कि भाई ये पीसफुल पर्पस के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम नहीं लाया, जो कि सही भी था कहीं कहीं। अब हुआ ये कि तब से जो है ये नेगोशिएशंस चलती आ रही हैं बिटवीन ईरान और ईरान के साथ साथ वेस्टर्न नेशंस का। ठीक है, ये हो रहा है वेस्टर्न नेशंस बिटवीन ईरान में 2000 से। ठीक है, जिसपे बहुत हल्की फुल्की कुछ प्रोग्रेस ही हुई है। एक और इसमें टर्न आया जब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठा के इस पूरी पूरी डील को ही विड्रॉ कर लिया और कहा कि यार इट इज हॉरिबल, इट इज वन साइडेड डील दैट शुड हैव नेवर एवर बीन मेड। हमारी गलती थी जो हमने पास्ट में डील की ईरान के साथ, और उन्होंने उठा के इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब यूएस का जो डिसीजन था इस पर ना, वो सारे जो अदर पार्टीज थे जेसीपीओ के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ईरान वॉज इन कंप्लायंस विद इट्स ऑब्लिगेशंस। ठीक है, एंड उसको ये दिया जा रहा था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जो ये सर्टिफाई किया जा रहा था कंप्लायंस, वो दिया जा रहा था। ठीक है, और इंस्टेक्स करके इनको कंपनसेट भी किया था इन्होंने, इंस्टेक्स। ठीक है, कि भाई आपको इसके थ्रू, सिंस यूएस ने वो कर लिया, और हम जो है हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को ख़त्म करा दे। ठीक है, ये आश्वासन भी दिया हमारी इन अदर कंट्रीज़ ने ईरान को। और टेंशन्स जो है वो बढ़ती रही, क्योंकि यूएस ने पुश किया विद इट्स यूनिलैटरल सैंक्शंस। उसके बाद यूएस ने धड़ाधड़ इनके ऊपर यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाने लग गए। ठीक है, और इन सब चीज़ों से जो स्कोप मिला वो ये कि भाई कहीं ना कहीं जो हमारा ये था, ईरान था, जो ईरान के बैंक्स थे, ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्ट हो रहे थे। ठीक है, और इंडस्ट्रीज, मेटलर्जी, एनर्जी, शिपिंग, इंडिविजुअल्स, इन सब चीज़ों के तहत जा रही थी। तो देखो, जो ये एक गोली दी गई थी ईरान को इंस्टेक्स नाम की, ठीक है, इसके तहत मेडिसिन, मेडिकल कह सकते हैं, मेडिकल वाला इशू भी था। तो मेडिकल पे वैसे ही कोई पाबंदी थी नहीं, तो इन्होंने बोला कि हम आपको ये दिला देंगे, जो कि ऑलरेडी मिल ही रही थी कहीं ना कहीं देखी जाए तो। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली अभी तक का प्लान। उसके बाद क्या हुआ, जो पहला साल था आफ्टर यूएस विड्रॉल, ठीक है, उसमें ईरान का रिस्पांस जो है वो म्यूट कर दिया गया था बाई ई3 नेशंस। ई3 नेशंस में है हमारे फ्रांस, जर्मनी और यूके। ठीक है, और इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम भाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम समझौता करवाएंगे। ठीक है, तो इंस्टेक्स मैंने आपको पहले बताया है कि इन्होंने यही प्रॉमिस किया था कि हम आपको रिलीफ दिलवाएंगे थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। और ये क्रिएट हुआ 2019 में टू फैसिलिटेट लिमिटेड ट्रेड विथ ईरान। मई 2019 में ईरान का जो स्ट्रैटेजिक पेशेंस था वो बोल गया। उन्होंने कहा भाई माई पेशेंस हैज रैन आउट एज द एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक रिलीफ, जो कि ई3 ने प्रॉमिस किया था, that has been failed. Okay, and as the sanctions began to hurt, Tehran shifted to a strategy of maximize resistance. ये चीजें हुई। ठीक है, so this was all about this news. Important इसमें से यही है कि JCPOA है क्या, ठीक है, कौन कौन से नेशंस हैं, क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, और उसका पॉसिबल इम्पैक्ट क्या होगा। और आज का जो ये न्यूज़ है उसमें यही बात की गई है कि फिर से वापस से जो टॉक्स हैं उनको शुरू किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए क्या है। तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट कर्नाटका नॉट शेयरिंग कृष्णा डिटेल्स। देखो, ये भी एक बहुत पुराना डिस्प्यूट है। ठीक है, आज का नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है ये डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स कह सकते हैं। तो जीएस पेपर 2 का अगेन टॉपिक है, वाटर डिस्प्यूट है। हुआ यह है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने कर्नाटका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, प्ली किया है, या ये कहें कि एप्लीकेशन सबमिट किया है कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन फोर्थकमिंग फ्रॉम द कर्नाटका एंड दिस हैज बीन टेकिंग प्लेस फ्रॉम पास्ट 14 ईयर्स। यानी कि पास्ट 14 ईयर्स से कर्नाटका ने कृष्णा रिवर के रिगार्डिंग
कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है, कि भाई कितना पानी जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या है, कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, बेसिकली इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। अब देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जीएस पेपर 2 का टॉपिक तो वाटर डिस्प्यूट का पूछ ही सकता है, राइट। प्रीलिम्स में ये हमसे पूछ सकते हैं कि कृष्णा रिवर का ओरिजिन क्या है, किधर की तरफ ये फ्लोइंग है, राइट। देन कौन कौन से स्टेट्स कवर करती है, सो बेसिकली इट कवर्स 4 स्टेट्स, ओके। महाराष्ट्र से निकलती है, मर्जेस विद द बे ऑफ बंगाल, फ्लोइंग थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र से तो कोई इशू है ही नहीं, इशू यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, किससे, कर्नाटका से, ओके। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, इट फॉर्म्स अ वास्ट बेसिन, river basin basically, which covers 33% of the areas of these 4 states, ठीक है, 33% एरिया ये कवर करता है। सो दिस इज ऑल। और कर्नाटका ने अपने मतलब जो इन्होंने कहा है कृष्णा रिवर के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आर्ग्यू भी किया, कर्नाटका हैज आर्ग्यूड दैट अ लॉट ऑफ वाटर इज गोइंग वेस्ट, ठीक है, and flowing down into the ocean, and there is a need to harness it for irrigation and to replenish dry regions. It has also argued that its dam and irrigation projects, the dam and irrigation projects of Karnataka, because of the Krishna river, is very very costly, because it is worth thousands of crores to provide water to its past northern areas, have been stalled for all these years because of 2011 order of Supreme Court, ठीक है। तो ये कुछ चीजें इस आर्टिकल से रिलेटेड थी। अब हम अगर इसके नेक्स्ट पहलू पर आए कि भाई मान लो सपोज करो आपको ये क्वेश्चन पूछ देता है, डिस्कस दी कृष्णा रिवर डिस्प्यूट इन योर ओन वर्ड्स या कमेंट ऑन इट, तो जब आप इसका आंसर लिखोगे ना, तो प्लीज ये मैप जरूर बनाना, प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नहीं है आपको, ठीक है। ये मैप बनाना है और इसमें इसका रिवर फ्लो बताना है कि कैसे किधर गया, राइट। लाइक इफ दिस इज कृष्णा, दिस इज कृष्णा, ओके, मैं रेड से मार्क कर दे रही हूँ, आप देख भी लेना, तो ये कैसे कैसे रूट फॉलो कर रही है। सो महाराष्ट्र में निकली, कर्नाटका से होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को जाते हुए ये फाइनली गिरी कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, ये हमारा हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो अगर इस डिस्प्यूट का हल्का सा भी रेफरेंस है तो हम जरूर मैप बनाएंगे, और लोकेशन प्लीज देख लेना कि नॉर्थ टू साउथ क्या है, ईस्ट टू वेस्ट क्या है, ओके। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट विद दिस रिवर। तो इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं स्टॉप करते हैं, पॉज करते हैं, और हमारे साथ आप जुड़े रहिए सीडी यूट्यूब रिचुअल्स पर। अगर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया तो हमें कमेंट करके बताइए, हम अपने नेक्स्ट सेशन में उसको ज़रूर लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं या आपको दिए हैं, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट, प्लीज़ ट्राई टू आंसर इट, बिकॉज इट विल इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प यू ओनली। और बने रहिए हमारे साथ, और अलॉन्ग विद दैट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। Thank you so much. Also, the PDF link of the video has been given in the description. And if you want to get connected with us, अगर आप हमसे connect करना चाहते हैं तो समन्वय फॉर्म को ज़रूर भरें। Thank you so much guys for staying with us. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।